अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांच टॉक। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने लेकर आई हूँ, समझ तो आप गए होंगे कि हम किन से मिलने जा रहे हैं। एक ऐसी मारूफ समाजी शख्सियत जिनकी खिदमात और काविशें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब तो इंटरनेशनली भी सराही जाती हैं। रिसेंटली इन्हें जो अवार्ड मिला है वो सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान हम सब के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है कि एशिया का नोबल प्राइज़ जो है वो कहलाने वाला अवार्ड रेमॉन मैगसाइसाई डॉक्टर अमजद साकिब के हिस्से में आए। आज हम डॉक्टर अमजद साकिब से ही आपको मिलवाएंगे और अखुवत और उसके तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। जी वालेकुम सलाम फराह, वेलकम टू माय होम। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि आप तशरीफ़ लाई हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। एंड ये आपके साथ जी डॉक्टर फरीद लगारी हैं, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एडवाइज़र हैं, और ये साथ अबू बकर सदीक हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वॉलंटियर्स को और कॉर्पोरेट इश्यूज़ के हवाले से ये हमारी कोऑर्डिनेशन करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एडवाइस ले लेते हैं आपकी, और कब से डॉक्टर साहब के साथ जो है वो तारुफ है? जी मैं डॉक्टर साहब को मेरा जो रफ़ाकत है वो तकरीबन 30 साल से है माशाल्लाह। और मैं बड़ा मुख्तसरन एक अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर साहब इज़ अ ब्लेस्ड मैन, और इसलिए ब्लेस्ड मैन है कि अल्लाह का इन पर बड़ा करम है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हम मिंबर रसूल से हर वक्त सुनते हैं ये जो सूद के ख़िलाफ़ जंग है जी, जो प्रैक्टिकली जो जिन्होंने अलम उठाया वो डॉक्टर साहब ने उठाया, और आई एम ब्लेस्ड टू एफिलिएटेड इनके साथ हूँ, इसलिए मेरे पर ब्लेसिंग है। अच्छा, वेरी गुड। Absolutely. अच्छा, कोऑर्डिनेशन तो खवोत की अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मैं हाला आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बढ़ती जा रही, क्योंकि हर दिन हम सुनते हैं कि पहले तो सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग थी, बिलासूद कर्जे थे, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज भी आए, फिर हॉस्पिटल भी आया, फिर अब क्लोथ बैंक भी आ गया, फिर जो जिसे हम कह सकते हैं कि स्पेशल जो पीपल हैं या उनके लिए भी बहुत सारे इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं होता जा रहा? अल्लाह का बड़ा करम है कि अखुवत को अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली, इतनी इज़्ज़त दी कि आज वो पाकिस्तान में इतने लोगों की मदद कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज मौका दिया कि आपको जानने का। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना बड़ा जैसे एशिया का नोबल प्राइज़ कहते हैं वो आपके हिस्से में आया। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस एज वेल एज। नहीं, थैंक यू वेरी मच जी, आपकी इस मुबारकबाद के लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, दिस इज़ अ प्राइड फॉर एवरी पाकिस्तानी, दिस इज़ प्राइड फॉर अस एज अ नेशन, कि ये हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो कुछ भी हैं, हमारी पहचान शनाख्त पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है अच्छे कामों से। तो आपने वैसे कभी सोचा था रेमॉन मैगसाइसाई जैसे अवार्ड्स, सितारा इम्तियाज़ तो है ही, कि ये अवार्ड्स भी इस तरह से आप? अरे फर आप सच्ची बात पूछें तो मैं किसी दुनियावी एज़ाज़ के लिए काम नहीं करता। कोई भी आदमी, हर आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, और नेकी बज़ात ख़ुद एक इनाम है। तो बहरहाल एक एतबार से ये इसलिए अच्छा है कि इससे हमारी मिन हैसुल कौम एक जो तासर है वो उसको बेहतर होता है। और 40 ममालिक हैं एशिया में, और उसमें से अगर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही एक तहरीक को ये मुंतखब किया गया है कि गुरबत के ख़ात्मा में कितना अहम किरदार अदा किया है, तो एज़ अ पाकिस्तानी
मेरे लिए खुशी की बात है। हम सबके लिए भी खुशी की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस पर्सनालिटी को अगर हम बचपन तक ट्रेस करें तो क्या आसार थे बचपन में कि जिससे पता चलता है कि ये शख्सियत सामने आएगी? देखिए, बचपन की बहुत सारी अच्छी चीज़ें याद हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशगवार बचपन था। मोहब्बत करने वाले शफीक माँ बाप थे और उन्होंने एक ही बात सिखाई कि अच्छे काम करने हैं और नेकी करनी है और सच बोलना है। जिस तरह एक रवायत पसंद एक घराना होता है। लेकिन मुझे पता चला कि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड। सो इसका मतलब है प्रेशर तो था कि बेटे डॉक्टर बन। जी, वही इसी का एक शाखसाना है ना कि एक आपने एक ऐसा प्रोफेशन भी अडॉप्ट करना है जिसमें इज़्ज़त हो और आपको कोई माली परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए मेरे वालिद ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए। तो ज़ाहिर है उसमें बच्चों की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, माँ बाप की चॉइस ऑफ प्रोफेशन में उस दौर में ज़्यादा बात मानी जाती थी। तो मैंने उनके हुक्म के मुताबिक, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं दुनिया में। उन्होंने साइकेट्री में बड़ा नाम पैदा किया, डॉक्टर अफजल जावेद उनका नाम है। तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फिर मैं भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन की तालीम मुकम्मल की। लेकिन उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी जो सोच और फ़िक्र के मुताबिक नहीं है। आई एम नॉट एक्सट्रीमली enjoying being in this profession। तो बस फिर मैंने एक दिन जुर्रत करके वालिद से कहा कि मैं आपके कहने पे डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो उन्होंने नहीं, इजाज़त तो आराम से तो नहीं मिली, लेकिन बहरहाल मिल गई। और उन्होंने कुछ और की जब वजाहत मांगी तो मैंने कहा कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। तो मेडिसिन एक प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मैं इसके अहल नहीं हूँ। तो बहरहाल कुछ तक तो, और उसके बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे सिविल सर्विस में आना है। And what was the reason to select civil? सिविल सर्विस में इसलिए कि मेरे बहुत सारे दोस्त सिविल सर्विस में थे और चूँकि मेडिसिन को मैं छोड़ना चाहता था तो मुझे लगता था कि सिविल सर्विस में एक जो खिदमत भी है, इसमें एक ग्लैमर भी नज़र आता था, एक इसमें जैसे कोट एंड कोट ताकत कहते हैं वो भी नज़र आती थी। उस ज़माने में आपको अपनी ज़िंदगी के अवाइल में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बहरहाल इसमें बड़े बड़े नाम भी थे, इसमें सिविल सर्विस ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, तो कुछ रोल मॉडल्स भी थे। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं जिसकी वजह से फिर मैंने सिविल सर्विस में आने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप भाभी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस एट होम। so much. थैंक यू। मैं अभी तारीफ़ कर रही थी डॉक्टर साहब से घर की अरेंजमेंट की, तो जानना चाह रही थी आपसे कि कितनी आपकी यहाँ पे कमांड है और कितनी डॉक्टर साहब की है, और ये क्लैश ऑफ कमांड है कि नहीं है? नहीं, इंटीरियर में क्लैश ऑफ कमांड नहीं होता, वो मेरा ही होता है। ठीक है। और अमजद अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। ठीक है। सो दैट्स वाई मुझे फिर और शौक होता है। तो कौन सा डोमेन है जिसमें आपने नहीं स्टेप इन करना और कौन सी डोमेन है जिसमें डॉक्टर साहब ने नहीं जाना? मैंने अमजद के जितने भी ऑफिशियल मैटर्स हैं ना, अच्छा, ऑफिस के आई एम नॉट सपोज टू, बिल्कुल भी नहीं। और अमजद का इट डिपेंड्स ऑन कि किसी पे कर लेते हैं, किसी पे नहीं करते। अच्छा, यहाँ से मुझे पता चलता है डॉक्टर साहब हर मामले पे बोल सकते हैं, आपके लिए सिलेक्शन है, कुछ जगहों पे आपने नहीं बात करनी। नहीं, सिर्फ ऑफिस का होता है, बिकॉज मैं वैसे भी वो नहीं चाहती कि घर के मामले में आपका, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हाँ। देखिए जी, मैं इस बात को आसान अल्फाज में बयान करता हूँ कि हर मामले में इनका हुक्म चलता है और घर में तो बिल्कुल ही चलता है, बाहर ये इनका अपना फ़ैसला है कि ये हुक्म नहीं चलाती। तो इस हवाले से इनका मैं मशकूर हूँ कि मेरी ऑफिशियल लाइफ में ये सजेस्ट करती हैं, कभी कभार मशवरा देती हैं, लेकिन पूरे एतमाद से कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये अच्छा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इस हवाले से घर के जो इंतज़ाम में या घर को खूबसूरत बनाने में तो बुनियादी किरदार इन्हीं का है और मैं आई एम ग्रेटफुल कि ये इसको बहुत आसान तरीके से निभाती हैं। एक जैसे कहते हैं ना, मुतनव्वे मिजाजी भी सामने आ रही है ना कि एक प्रोफेशन भी नहीं सेटिस्फाई कर सका, दूसरा प्रोफेशन भी नहीं सेटिस्फाई कर सका, लेकिन यहाँ पर अब आप खुश हैं। और जी, देखिए बात यह है कि
یہ متنوع مزاجی بڑا خوبصورت لفظ ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے کہ آپ کو ایسی چیز کی تلاش کرنی چاہیے جو آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اور جو آپ کو بہترین لگتی ہے. تو اگر آپ کو اسے کہتے ہیں نا کہ خواہش قلبی اور جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں وہ اگر ایک ہو جائے تو آپ خوش قسمت ہیں. تو یہ میری خواہش تھی. میڈیسن کو چھوڑا بھی اسی لیے کہ یہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا. کام نہیں کہ وہ اچھا نہیں تھا، کام تو بہت اچھا ہے، مسیحائی سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے. مجھے احساس ہوا کہ میں شاید ٹاپ پہ نہیں پہنچوں. پھر سول سروس میں آنے کے بعد بہت کچھ کیا، بہت کچھ سیکھا. آپ سول سروس میں آئے تھے تو پھر جی نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ہم سول سروس میں آئے تو یہاں پر بھی بڑا اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یو کریٹ اے لاٹ آف امپیکٹ. یہاں پر بے پناہ اسکوپ ہے لوگوں کی خدمت کا، لیڈرشپ کا اور آگے بڑھنے کا. لیکن یہاں پر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سبسرویئنس ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز، کہ آپ کو ایک محدود دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ سوچتے ہیں، کوئی اپنی چاہت سے یا اپنی جو اپنے آئیڈیلزم کے تحت کو کام کرنا چاہتے ہیں تو شاید وہ ممکن نہیں ہے. تو پھر یہی سوچا میں نے کہ کیوں نہ، زندگی تو ایک ہی دفعہ ملنی ہے، تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو خوشی دے اور جس سے خلق خدا کی بھی بہتری ہو. اور وہ جو لمحہ ہے جب ہمیں اپنے کریٹر کے پاس جانا ہے تو کوئی کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ایسی چیز ہو جو اسے پیش کر سکے. تو میں نے اس لیے پھر سوچا کہ یہ سول سروس سے نکل کر ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے حوالے سے بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے، کوئی اور ایسا کام جس سے معاشرہ خوبصورت ہو سکے، سماج بہتر بن سکے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو یہی ہے نا کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع ملے. یہ برین چائلڈ جیسے کہتے ہیں دنیا میں ایک ساری قیمت ہی آئیڈیا کی ہے کہ آپ کے پاس وہ کیا سوچ اور خیال ہے جس کو آپ عملی جامہ پہنانے کی طاقت رکھتے ہیں. سو وین اینڈ ویئر. جی دیکھیں، آئیڈیا یہ جو ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے. اب اس کی انسپیریشن بھی مختلف ہوتی ہے. تو مجھے بچپن سے ہی جو مجھے استاد ملے اور جس طرح سے میرے والدین نے میری تربیت کی، اس میں اخلاقی اقدار اور دینی اقدار اور یہ جو چیزیں تھیں یہ بڑی حاوی تھیں. تو اقبال کی شاعری اب بچپن میں آپ کو پڑھا دی جائے تو پھر آپ اسی حوالے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچتے ہیں. تو بس یہ تھا. اور اساتذہ نے جس طریقے سے تربیت کی تو میری ایک گہری وابستگی ہو گئی اپنی روایت سے، اپنے ماضی سے، اپنے معاشرے کی جو تہذیبی اقدار ہیں ان سے اور دین سے. تو مجھے بچپن میں جو اشعار سنائے گئے، جو یاد کروائے گئے، ان کے اندر بھی ایک یہ جستجو تھی کہ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو، دوسروں کے لیے بھی کارآمد ہو. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جگنو ایک دعا ہے قائد جو علامہ اقبال نے لکھی، تو وہ اچھے جو آتے ہیں جو کام دوسروں کے. پھر اسی طرح سے ایک اور وہ بچپن میں شعر یاد کروایا گیا کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. تو اب دیکھیں نا، اس کے پس منظر میں جائیں کہ اگر آپ کے شعور میں اور لاشعور میں اس طرح کی چیزیں شامل ہونی شروع ہو جائیں. اکثر دیندار ہونے اس میں لوگ دیندار ہونے کی نسبت دیندار دکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. آپ کو ایسے دیکھا جائے تو یو لک لائک اے کارپوریٹ پرسن. بینکر سمجھ سکتے ہیں آپ کو سول سرونٹ سمجھ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سمجھ سکتے ہیں، مگر ایک دیندار مجھے ایک وہ شخص ہے وہ ریفلیکٹ آپ کی پرسنالٹی آؤٹ لک سے نہیں کرتا. یہ دینداری کا تصور جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے شاید بدل دیا ہے. دینداری کا تعلق آپ کے کپڑوں سے نہیں ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہے، یہ آپ کے کردار اور عمل سے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا شعر میں آپ کو اگر آپ اجازت دے تو سناتا ہوں کہ تیرے خوش پوش فقیروں سے وہ ملتے تو صحیح، جو یہ کہتے ہیں وفا پیرہنے چاک میں ہے. تو پیرہنے چاک میں وفا ہی نہیں ہے، وفا ایک اچھی خوبصورت زندگی میں بھی ہے. تو آپ کا ظاہری وضاقتہ رکھ رکھاؤ ایک اور چیز ہے، لیکن آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ حسن عمل سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اصل دین تو یہی ہے. اصل دین کیا ہے؟ نیت. کیونکہ نیت جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور خدا کو وہ قبول ہے یا نہیں ہے. اخلاص عمل جو ہے وہی آپ کی عمل کی قبولیت کی معراج ہے. اچھا بھابھی، یہ جو بچے ماشاءاللہ سے 2، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان کی تربیت میں ڈاکٹر صاحب کا کیا اور کتنا کردار رہا ہے؟ جب امجد نے سٹارٹ کیا تھا اخوت، تو اس وقت بچے
5th 6th ये क्लासेस थी, ठीक, और वो तो वो वाली स्टेज थी जिस पे मैं बच्चों को हैंडल कर लेती थी, उनके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स। और अमजद बहुत इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल थी अमजद की, स्टिल स्ट्रगल तो है, बट वो बहुत आई मीन बहुत टाइम, किस किस्म का टाइम था वो? अमजद सुबह जाते थे रात को, इसलिए कि आपने अपने ग्रुप्स बना, आपने पूरा एक सेट करना है ना, आप एक अपनी इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो नेचुरली कि आपके कौन लोग आपके साथ आ रहे हैं, कौन शुरू में लोगों को इकट्ठा करना, और फिर वो आई मीन एक पूरा सेटअप करना में इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो उसमें ये होता था कि बच्चों का लेकिन बच्चों की जो उनका जैसे उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स अपने करने हैं, बच्चों ने कुछ वो अपने डिस्कस करना है रिगार्डिंग इनकी कोई चीज़, उसके लिए अमजद हमेशा टाइम निकालते थे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब जितने परफेक्शनिस्ट हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप विद सच पर्सन, इसलिए कि उसका अपना मयार बहुत बुलंद होता है, सोच बहुत बुलंद होती है, वो चाहते हैं कि बाकी सबका भी उतना ही होना चाहिए, विच इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। एग्जैक्टली। तो वो फिर कैसे होता है? नहीं, एट होम ही इज वेरी रिलैक्स एट ईज। ओके, हाँ, मतलब वो अपने काम के लिए बहुत परफेक्शन, बच्चों को भी यही कहते थे कि जैसे शुरू में ही कि डू योर बेस्ट, कि आप अपने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप अपना पूरा टाइम करो, और जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला पे छोड़ो। ठीक, बस ये नज़र आना चाहिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपकी नीयत है, और इस चीज़ पे कभी नहीं कह देते कि हाँ बहुत एक फर्स्ट आ जाए, एक ये हो जाए, नो, नॉट लाइक दैट। अच्छा आपने क्या चेंजेस डॉक्टर साहब ने ऑब्जर्व किए हैं? बिकॉज बीइंग वाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट तो हम ऐसे ही कहते हैं, अफसरशाही का जो है ना, वो उसमें होने से, एंड देन फिर बीइंग जैसे कहना चाहिए समाजी कारकुन, जो कि एक चेंज, सोशल रिफॉर्म्स, सोशल जिसे कहना चाहिए आप ब्रिंगिंग अपलिफ्टिंग के लिए कोशिश कर रहा है। अफसरशाही वाली कोई चीज़ नहीं थी अमजद में। अच्छा, व्हेन ही वाज इन सिविल सर्विस बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे लगता है फिर वही चीज़ कंटिन्यू होती गई। ठीक है, तो हाँ, यानी आपको लेकिन कोई जैसे वो change नहीं पेशेंस नहीं, पेशेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली एक वो एज के साथ, एक शुरू का जो टाइम होता है वो एज होती है, आप यंग होते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, आप बातों पे आपको इरिटेशन भी होती है, बट ये मैंने नोट किया कि ग्रेजुअली अमजद के अंदर बहुत पेशेंस। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो आपने अपहिल जर्नी लिया, एक अच्छे पार्टनर के बगैर तो मेरा ख्याल है ये सफ़र नामुमकिन है, जो आपको कदम कदम पे ये कहे कि आपने क्या कर दिया है। देखें, आपको बच्चों के मुस्तकबिल का कोई ख्याल नहीं है, आपको नहीं पता कि कल को इन्होंने पढ़ना कैसे है, घर कैसे बनेगा, कहाँ से गाड़ियाँ आएंगी, कैसे होगा, आपने तो सबका मुस्तकबिल तारीख कर दिया। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें, ये एक मुश्तरका काविश होती है, अगर आपको घर से मोहब्बत नहीं मिलती, घर से एतमाद नहीं मिलता, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेरी खुशकिस्मती कि मुझे ऐसे वालिदैन मिले जो इखलाकी इक़दार से हम आहंग थे, और वो चाहते थे कि एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मैं इनकी तारीफ़ अब कहते हैं ना मुंह पे नहीं करनी चाहिए, आज मुंह पे भी कर देते हैं, तो आई एम लकी अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम की तारीफ मुंह पे करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इन्होंने बहरहाल कोई ऐसी मेरे उसी इखलाकी जो हिसार हमारे गिर्द बना था, उसी में रच बस गई, और उसमें इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हमें ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मामले में भी आपने अपना कोई सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया था कि नहीं मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है शादी के मामले में, और कितनी का आपकी पसंद शामिल थी बेगम साहिबा के साथ ज़िंदगी का रिश्ता जोड़ने में? नहीं, शादी तो ये ट्रेडिशनली वालिदैन की पसंद के तहत हुई। और आपने आंखें बंद करके कहा जहाँ? नहीं, आंखें तो खुली हुई थी। अब मेरी इनसे मुलाकात भी हुई, और मुझे जैसे हर अच्छे आदमी के गिर्द एक रोशनी होती है, और अब जब आप किसी शख्स के पास जाते हैं ना, तो वो गैर महसूस तरीके से आप कुछ ना कुछ अखज़ करते हैं उसकी शख्सियत से, तो आपको वाइब्स मिलती हैं। तो मुझे लगा कि ये बात बन जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आपको भी बेगम साहिबा ये लगा कि बात बन जाएगी? शुरू में मुश्किल, डिफ़िकल्ट जो एक जिसे कहते हैं एक टाइम था। फ़र्क जब हमारी शादी हुई थी लाइक 34 इयर्स माशाल्लाह हो गए हैं, तो उस वक्त ये होता था कि आपको एक लड़कियों को आजकल के ज़माने में, उस वक्त आपको एक डर होता था। हाँ जी, कैसा आपका इन लॉज होंगे, कैसा आपका होगा। तो वो वाली तो नहीं मैं बात कह सकती कि एकदम मुझे वो वाली, वो मतलब थोड़ा सा
ایڈجسٹمنٹ میں ہوتا ظاہر ہے ایک نئے ایٹماسفیئر میں ایک نئے انسان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. ہاں جی اور تھوڑا اس زمانے میں ذرا بچیاں ذرا ہم لوگ شائع بھی ہوتے تھے اینڈ آل دیٹ اسٹف. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس معاشرے کے ساتھ ڈیل کیا اور آپ نے اس معاشرے کا اتنا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا. یہ جو آپ کو ایوارڈ ملا اتنا بڑا, پہلے تو بھابھی آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ جو مدر ٹریسا کو ایوارڈ ملا ہے, وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے حصے میں ہے. الحمدللہ. سو اچھا, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس معاشرے کا وہ چہرہ دنیا کو دکھایا ہے کہ لوگ کتنے ٹرسٹیبل ہیں کہ آپ بلا سود قرض دیتے ہیں, وہ لیتے ہیں اور آپ کو واپس کر دیتے ہیں, اور اسی قرض کی ایک چھوٹی سی رقم جو شروع ہوئی تھی اس سے یہ سلسلہ پھیلتے پھیلتے اب ماشاء اللہ سے تقریباً 50 لاکھ کے قریب خاندان, اور اگر نمبر آف پیپل گنے تو ایک خاندان میں اگر 6 لوگ ہیں تو بہت بڑی تعداد تک پہنچتا ہے. دیکھیے فرح, بات یہ ہے کہ زندگی مثبت طرز عمل سے گزارنی چاہیے. زندگی امید کا نام ہے. زندگی جو ہے اس میں اگر آپ منفی رویوں کے ساتھ چلیں گے تو آپ زندگی میں خوش نہیں ہو سکتے. ویسے بھی میں نے دیکھیں پڑھا ہے, سنا ہے کہ لیڈرز ڈیل ان دی کرنسی آف ہوپ. اگر آپ لیڈرشپ کے مقام پر قدرت نے آپ کو پہنچایا ہے اور آپ امید نہیں دیتے تو آپ کیا دیتے ہو؟ اگر میں یہی کہوں کہ جی لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, کل کا سورج طلوع ہی نہیں ہوگا, ہم تو ترقی کر ہی نہیں سکتے, ہم تو پیچھے ہی رہ جائیں گے, تو ہاؤ ول وی بی ایبل ٹو انسپائر پیپل؟ یا لوگوں پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا آج کل, تو کسی کو 1 روپیہ دو تو وہ لے کے بھاگ جاتا ہے. بات یہ نا کہ گلاس ہے پانی کا آدھا, تو کوئی اسے کہے گا آدھا خالی ہے, کوئی اسے کہے گا آدھا بھرا ہوا ہے. تو اگر آپ نے مثبت چہرہ معاشرے کا نہیں دکھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کی خدمت نہیں کر رہے. کون ہے جو کہتا ہے کہ یہاں پر خرابی نہیں ہے, لیکن کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ خرابی کے ساتھ ساتھ اچھائی بھی ہے؟ تو اچھائی کہنے والے کم ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ گلی کوچوں میں آپ دیکھیں, میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہر گلی کوچے میں ایک عبدالستار عید ہی بیٹھا ہوا ہے, جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے, جو گھر کی صفائی کرتا ہے, جو مسجد کو ٹھیک کرتا ہے, جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے. آپ نے کووڈ میں دیکھا دنیا بھر میں فوڈ رائٹس ہونے لگ پڑے, لیکن پاکستان میں الحمدللہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کو کھانا نہ ملا ہو. تو یہ مثبت چہرہ ہم دکھائیں گے تو لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کریں گے, تو تبھی آپ لوگوں کو آپ ہمت دیں گے, حوصلہ دیں گے, آگے بڑھنے کا عزم دیں گے. تو میں تو یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت سارے لوگ پیسمسٹ بھی ہوتے ہیں, آپٹیمسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال زندگی جو ہے وہ امید کے بغیر کچھ نہیں ہے. سو اگر میں آپ کے لیے ٹائٹل سلیکٹ کرنا چاہوں تو ول اٹ بی اے پیسمسٹ, آپٹیمسٹ اور ریئلسٹ؟ نہیں, اب بالکل ریئلزم کو پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ریئلزم کیا دکھ ہے, مجبوری ہے, غم ہے, ناانصافی ہے. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پریگمیٹزم جو ایک حقیقی طور پر جو اس دنیا کو جس طریقے سے ایویلویٹ شخص کرتا ہے, اس کو منفی اور مثبت دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی تحریک کا حصہ بننا چاہیے جو مثبت طرز عمل کی حامل ہو. بالکل صحیح. آج بھی جب ہم آئے تو ڈاکٹر صاحب ایک لیکچر دینے گئے ہوئے تھے, بالکل 9 کتابیں بھی ماشاءاللہ آتھر کر چکے ہیں. اخوت کا سلسلہ ماشاءاللہ روز بروز جیسے کہتے ہیں دائرہ, جیسے 50 لاکھ سے زیادہ خاندان, پھر یونیورسٹی, پھر خواجہ سراؤں کے لیے پروگرام, پھر کلوتھ بینک, لاٹ آف پروجیکٹس. ٹائم کہاں ملتا ہے ان کو گھر پہ دینے کے لیے؟ تو کبھی اس پہ بھی تکرار ہوئی ہے؟ نہیں, بیکاز شروع میں ہوتی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم دے, بٹ جب میں نے امجد کا پیشن دیکھا نا, پھر میں نے کہا اگر میں تکرار کروں تو اٹس ناٹ فیئر ود ہم, سو آئی ایم ہیپی ود اٹ, بیکاز وہ بہت ریلیکس ہوتے ہیں. بالکل میں بلکہ کئی دفعہ کہتی ہوں اب تھک جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تھکتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک میں انٹروین کروں گا اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی کام آپ کو اچھا لگے نا, وہ کام نہیں ہوتا, وہ آپ کا عشق ہے, وہ آپ کا پیشن ہے, جنون ہے. یو فیل پلیئر ان ڈوئنگ دس. مجھے کئی دفعہ یہ صبح اٹھ کے کہتی ہیں کہ رات کو تم سوئے ہوئے تھے, تمہیں تو پتہ نہیں تھا, لیکن تم سوتے سوتے اخوت کر رہے تھے. یعنی مطلب وہ میری شخصیت اور مزاج کا حصہ بن گئی ہے کہ وہ چیز کہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہوں تو بھی وہی چیز ہے. تو آئی ایم گریٹفل ٹو ہر کہ شی ایکسیپٹڈ دیٹ, کہ اگر ایک شخص کو ایک چیز پسند ہے اور وہ اتنی پسند ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگی کی ہر چیز وقف کر رہا ہے, تو شی از آلسو پارٹ آف می ایز اے فیملی. میرے بچے یہ ان کی ہماری, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اخوت کے ساتھ جڑا ہوا ہر شخص ہم ایک خاندان ہے. تو یہ ان سب کی جو مشترکہ کاوش کا حاصل ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ڈونٹ مائنڈ ویمن ٹاک.
भाभी आप इनसिक्योर तो नहीं फील करती हैं, बिकॉज जितना एक मर्द कामयाब होता जाता है उतना ख़तरनाक होता जाता है? नहीं अमजद बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन कभी आपको शक पड़ा हो कि मुझे तो मीटिंग का कहा है लेकिन शायद चक्कर कुछ और है? फुल ट्रस्ट फुल ट्रस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अल्लाह ताला इसी तरह से इसे दाइम दाइम रखे। आमीन। भाभी ये रेमॉन मैग साई केक है, अवार्ड का तो सुना था केक। ये फराह हमारी जो माशाल्लाह टू बी डॉटर इन लॉ अलीज़े, हाँ अलीज़े, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बेकिंग, बहुत अच्छी Okay. करती हैं। तो वो जब उसको पता लगा आप लोग आ रहे हैं तो उसने फिर ये केक भेजा है। Assalamu alaikum sir. This is Sohail Ahmed Shah, student of second year FA from North Waziristan FATA. Welcome to Akhuwat. सुहेल, ये हमारे मेहमान आए हैं बहुत दूर से आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। Welcome. शुक्रिया। मेरा नाम जुबेर पाशा है। मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली से है। मैं खुद कॉलेज कसूर में साल दवम ICS का तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम जुनैद अब्बास है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। मैं FA सेकंड ईयर तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मेरा नाम आमिरुल्लाह है। मेरा ताल्लुक फाटा के ज़िला नॉर्थ वज़ीरिस्तान से। मैं अखवत कॉलेज कसूर में सेकंड ईयर FA का तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम नूर मिनल्ला है। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से है। मैं अखवत कॉलेज कसूर में क्लास सेकंड ईयर FA का तालिब इल्म हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम एहसान रज़ाक है। मेरा ताल्लुक सूबे बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद से है। मैं अखवत कॉलेज कसूर में सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम सराज आसवानी है। मैं साल दोम ICS का तालिब इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध के ज़िला थरबागढ़ से है। वेलकम टू खुद कॉलेज कसूर सर। मेरा नाम फात तारिक है। मेरा ताल्लुक सूबे पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो पूरा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। इसमें ऐसी है कि 15% students from each province. Okay. Then Gilgit Baltistan, AJK and tribal area. तो यहाँ पर ये हमने एक छोटा पाकिस्तान बनाया है। जी जी, मिनी जब पाकिस्तान। बाहर निकलेंगे तो बड़ा पाकिस्तान है, यहाँ आएंगे तो ये छोटा सा पाकिस्तान है। एक हमारी जो डॉर्मेट्री है उसमें 4 बेड्स होते हैं। उसमें एक सिंध, एक बलूचिस्तान, एक KP और एक पंजाब का बच्चा है, अच्छा। ताकि ये आपस में इनको रहना और मोहब्बत से, जगानगत से, जो नेशनल इंटेग्रिटी है उसका हाँ जो जी, है और कल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी पैदा होती है, वो भी एक दूसरे पैदा की हो, जुबान हार्मनी सीखते हो। हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइए आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं।
What is this management school about? This is basically centered on hospitality and tourism, and we know why. Because एक स्पेट जो एक्टिविटी अब हो रही है टूरिज्म के हवाले से with a focused view that not only the infrastructure that we need to get going, but we must have skilled people. जी. ठीक है, तो it's a step in the right direction जी. It's the vision of Dr. Saab, and we are currently and we are standing at the entrance जी of the academic block. तो ये एक नया तैयार हो रहा है and at this point it's work in progress. Okay, जो nearing completion जी. Okay, जो बच्चे यहाँ पे उनका जो स्किल सेट होगा वो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए है या आप इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है. वी आर गोइंग टू जी उनको हम तैयार करेंगे, रवां करेंगे. नॉट ओनली फॉर हियर, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल सेट्स उनको सिखाने के लिए खोला जा रहा है, सो दैट दे आर नॉट ओनली दैट दे आर स्किल्ड वर्क फोर्स हियर, एम्प्लॉयबिलिटी इन पाकिस्तान. ऑफ कोर्स यू नो द आइडियल वुड बी कि हम पाकिस्तान को सर्व करने के लिए सबसे पहले तैयार हैं. दे विल हैव द सेट्स to look beyond the borders. So inshallah, you know, that is the aim. डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी, बिल्कुल, कि बच्चों के पास सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि वो हुनर भी हो. बहुत सारे बच्चे नहीं, उनके दिमाग उस तरह से होते हैं कि वो हर बच्चा पढ़ सके. तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है. अल्टीमेटली यही है कि हम यहाँ से जो बच्चे निकलें वो लीड करें, न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर. अखवत मोनूमेंट के राइट साइड पर आपने इस बिल्डिंग का विज़िट किया है. ये बिल्डिंग हमारा एकेडमिक ब्लॉक है. इस एकेडमिक ब्लॉक के बैक साइड पर ये जगह जो आप देख रहे हैं, इसे हमने नाम दिया है अखवत मुशाहिदा स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. इस अखवत मोनूमेंट के लेफ्ट साइड पर आपने एमसी थिएटर का भी विज़िट किया है. यहाँ पर हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है. इसके अलावा आप इन दोनों चीज़ों को विज़िट करने के बाद आप इस तरह गुजरते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं. ये वो बिल्डिंग है जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं. ये हमारा बेसिकली बॉयज़ हॉस्टल है, लेकिन हम इसे फ़िलहाल एकेडमिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा इसी एरिया के अंदर स्टूडेंट्स के लिए प्ले ग्राउंड्स भी हैं. इनमें क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड है. इसके अलावा 1-2 ग्राउंड्स की कंस्ट्रक्शन पर अभी काम चल रहा है. हम लोग तरक्की की बात भी करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी देखते हैं, और ये सब हम इसलिए करते हैं कि हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएं. और मुल्क तब आगे जाते हैं जब कौम आगे जाती है. लेकिन तरक्की के इस सफ़र में, मईशत के इस सफ़र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम पीछे छोड़ जाते हैं. अमीर गरीब को भूल जाता है, ख़ानदान वाले यतीमों को भूल जाते हैं, जवान बूढ़ों को भूल जाते हैं, जिनके सरों पे छत है वो उनको भूल जाते हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो लोग सेहतमंद हैं वो उनको भूल जाते हैं जो बीमार हैं. और आज हम जहाँ खड़े हैं उसके हवाले से वो लोग जो ज़हनी तौर पर परेशान हैं, उनके लिए हमारे माशरे में जगह बहुत कम है. ये बदकिस्मती है हमारी. आप ज़रा सोचिए कि आपके घर में हमारे किसी ख़ानदान के फ़र्द को खुदा न खास्ता अगर कोई बुखार हो, कोई दिल का अर्ज़ा हो, कोई और बीमारी हो, तो हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जाने की. हम 10 मिनट नहीं लगाएंगे, उनको हम करीबी हस्पताल में ले जाएंगे. लेकिन वो लोग जो ज़हनी तौर पर परेशान हैं, हमें उनकी बात ना तो समझ आती है और ना ही हमें ये इल्म होता है कि हम उन्हें कहाँ लेके जाएं. फिर हम मुंह दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं
ना उनकी बात सुनते हैं, ना उनकी सुनवाई होती है, ना उनको इलाज मिलता है, और ऐसे लोग हमारे माशरे में बेपनाह हैं। पिछले साल पूरी दुनिया को कोविड की वबा ने अपनी लपेट में लिया और कोविड की वजह से लोगों के ज़हनी अमराज में, ज़हनी परेशानी में और भी इजाफ़ा हुआ, लेकिन शायद हम उसके लिए तैयार नहीं थे। आज जब मैं इधर आया हूँ और मैंने यहाँ के कुछ मकीनों से बात की, तो ये हकीकत तलवार बन के मेरे पे टूटी कि उनके घर वाले उनको भूल चुके हैं। उनको उनके घर वाले अब फ़ोन भी नहीं करते, अपने ख़ानदान से निकाल बैठे हैं, और साल साल से ये लोग यहाँ के मकीन हैं। मैं समझता हूँ कि हमें एक सोचने वाले ज़िम्मेदार माशरे के तौर पे इनको गले लगाना है, इनको अपने साथ बिठाना है। जो लोग ज़िंदगी की दौड़ में वापस आ सकते हैं उनको वापस लाना है, और उनको ये एहसास दिलाना है कि ये सिर्फ़ सरकार के मेहमान या मकीन नहीं, ये पूरे शहर के, पूरे मुल्क के और पूरे माशरे के भाई और बहनें हैं, और हम सब इनके साथ खड़े हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसमें मुझे फ़ख्र है और मुझे खुशी है कि बहुत सालों के बाद इस पे हुकूमत की तवज्जो आई है, और यहाँ पर 23 करोड़ की लागत से काफ़ी ज़्यादा काम मुरम्मत का जारी है। दो ब्लॉक्स को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन इस सफ़र को मज़ीद जारी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 1200 मकीन रहाइश पजीर हैं। मैंने अभी किचन का भी विज़िट किया है, और यहाँ का जो किचन था, जो कि अभी भी कुछ उस साल में है, वो बिल्कुल एक सरकारी जगह लगती है, लेकिन अब हुकूमत की फ़ंडिंग से, इंस्टीट्यूट की काविशों से, सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े, इनकी काविशों से उसको अपग्रेड करके एक फूड ग्रेड मॉडर्न किचन की शक्ल दी जा रही है, ताकि लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत के आन मुताबिक साफ़ सुथरा और अच्छा खाना दिया जा सके। बिल्डिंग्स की मरम्मत का मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि सोचने की बात यह है कि बिल्डिंग तो हम बना देंगे, हम किचन भी बना देंगे, लेकिन क्या इन लोगों का ख़्याल हम अपने दिलों में पैदा कर सकेंगे या नहीं? और मेरा ख़्याल है ये वो सवाल है जिसका सिर्फ़ हुकूमत को नहीं, मुझे, आपको और तमाम शहरियों को इस बात का जवाब देना है। क्योंकि क्या शेर है कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। तो हमने वो रूह लेके आनी अपने अंदर कि हम इन लोगों का ख्याल अपने अंदर और माशरे के अंदर पैदा करें। शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे तमाम तर इक़दामात मुल्क की तरक्की के लिए हैं। जहनी अमराज के शिकार मरीजों के लिए माशरे में जगह नहीं है। कोरोना की वजह से लोगों के जहनी मसाइल में इजाफा हुआ है। अभी आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे थे, जिसमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। आप लोगों को खाने में ताख़ीर हो गई, लेकिन आपको पता है कितनी अहम मेहमान आपके पास आई हैं। ये इनके लिए आपने ज़रा दोबारा से तालियां बजाएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह।
डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा, एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे क्या है? एडमिशन इसके लिए देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि हर सूबे से बच्चे आते हैं, मुआशी तौर पर वो फैमिली इस काबिल ना हो कि वो बच्चे को आगे पढ़ा सके, तो हम उनका इम्तिहान लेते हैं, उसके बाद फैमिली इंटरव्यू लेते हैं, ड्यू डिलीजेंस करते हैं, और पूरे पाकिस्तान से बच्चे गिलगित बल्तिस्तान और कबायली अजला और आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर आते हैं। मैट्रिक में भी बड़ा हाईएस्ट नंबर्स चाहिए होते हैं। में इनिशियली हम देखते हैं कि 75% मार्क्स हों, उसके बाद फिर हम अपना एग्ज़ाम भी लेते हैं ताकि उसमें और ट्रांसपेरेंसी आ जाए। इसी तरीके से फिर एक अपना मेयार है FSC का, जिसकी बुनियाद पर हम अंडर ग्रेड के लिए बच्चे तो ये सब सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये सब बहुत काबिल और ज़हीन बच्चे हैं। ये आर द चोजन फ्यू। जी एब्सोल्युटली, ये हमारा मुस्तकबिल हैं, इसी एतबार से हम इनकी तरबियत करते हैं। अब इसी तरह का एक कैंपस चकवाल में भी है जो एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए है। चकवाल के अलावा भी कहीं? अच्छा, चकवाल का जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए है, क्योंकि ज़ाहिर बच्चियों की तालीम भी उतनी ही अहम है। ये आई वाज अबाउट टू आस्क कि बच्चियां क्यों लेकिन उसमें ये कि हमने कैंपसेस अलग-अलग बनाए हैं। तो एक फैसलाबाद में है और एक बहुत बड़ा स्कूल NJV के नाम से सिंध में है, जहाँ पर हम FA FSC तक सो सिंध में भी है, फैसलाबाद में भी है, चकवाल में भी है, नाउ दिस कसूर। और ये इसमें ये कहीं पर भी हो सकते हैं, पर द बेसिक जो फ़िलासफ़ी यही है कि सब सूबों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मसलन यहाँ पर 48 अजला से पाकिस्तान से बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, 14 ज़ुबानें बोलते हैं वो, तो आप देख रही हैं कि कितने खूबसूरत इसका माहौल है और कितना एरी वेंटिलेटेड। बच्चे जो हैं ये अपनी मोहब्बत भी इनकी आपस में एक पूरी कौमी सतह के ऊपर इनकी एक दूसरे से ताल्लुकात बनते हैं जी। तो ये ऑब्जेक्टिव यही है कि एक बच्चा यहाँ से जो निकले वो सही मानों में मुल्क की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे, खुद भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे और एक खूबसूरत माशरे की तामीर में एक अहम फ़र्द बनकर उभरे। बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी शामिल है, ये रकम दी और हमने वो रकम आप तक पहुंचाई। अखुवत सूद के बगैर मस्जिद में रज़ाकारियत की बुनियाद पर भीख नहीं देना, मदद करनी है, भाईचारा करना है, मवाख़ात करना है, तो ये वो निज़ाम है जो पिछले 20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया और इसके नतीजे में 150 अरब रुपए की रकम लोगों तक पहुंची। असल नेकी ये है कि अगर आपके साथ कोई नेकी करे तो फिर आपको नेकी इस तरह से लौटानी चाहिए कि वो किसी और के साथ नेकी करें आप। मैं इस वक्त मस्जिद में मौजूद हूँ जहाँ पर अखवत के प्रोग्राम के तहत कर्जे जो हैं वो दिए गए हैं और डॉक्टर साहब के आपने देखा अभी डिस्पर्स किए हैं उन्होंने, और ख़वातीन भी उसमें बड़ी तादाद में है जिन्होंने कर्जे हासिल किए। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो कर्जे दिए जाते हैं वो मसाजिद में दिए जाते हैं, चर्चेज़ में दिए जाते हैं और मंदिरों में दिए जाते हैं। क्यों जी? ऐसे ही हम चाहते हैं कि खिदमत का काम जो है वो अल्लाह के घर में होना चाहिए, तो लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो मस्जिद का तक़द्दस है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो यहाँ पर हम बैठकर काम करते हैं तो लगता है कि अल्लाह ताला की मदद और ज़्यादा हमारे साथ शामिल हाल हो। बिल्कुल सही। इस्माइला, आप लाहौर की रहने वाली है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने अखवत से कर्जा लिया है? हाँ जी। किस काम के लिए लिया है? मैं सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का? अच्छा। हाँ जी, मैंने कुछ कपड़े सेल के लिए भी रखे हुए अपने पास। अच्छा। तो पहले मेरे पास छोटी मशीन थी, फिर मैंने थोड़ी बड़ी ले ली, अब मेरे पास जॉकी मशीन है, 4 लड़कियाँ, 4 मशीनें। अच्छा, तो क्या आपको लगता है फ़ायदा है ये कर्ज अखवत से लेने में? हाँ जी, फ़ायदा ये है कि इसका कोई सूद वगैरह नहीं है, जिस तरह पैसे लेते हैं उसी तरह आसानी से किस्तों में वापस कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। कोई मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं होती। हाँ जी। अच्छा जी, और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फौजिया। फौजिया, फौजिया आपने भी खुद से कर्ज लिया? जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था जब मैंने लड़कियों को टीच करना था, मैंने लड़कियों को हुनर दिया है और अब चूँकि मेरा 3rd टाइम है, थोड़ा मेरा काम किया है और अब मैं सेलिंग यानी कि मैं सेल करती हूँ। और आपने किस कारोबार के लिए कर्जा लिया है? मैंने कपड़े सिलाई के लिए। कपड़े सिलाई के लिए? मैं कपड़े सिलाई करती भी हूँ, लड़कियों को सिखाती भी हूँ, मेरा अपना स्टिचिंग सेंटर है। आपका अपना और मैंने इन्हीं से कर्जा लेके तो स्टिचिंग सेंटर जो अपना एस्टेब्लिश किया था। आपने किस चीज़ के लिए कर्ज लिया है?
मेरे मियाँ टोटली ब्लाइंड है, लेकिन पहले जनरल स्टोर था उनका, लेकिन लड़के उनकी मजदूरी का फ़ायदा उठा के ना तो ज़रा हमें कुछ मसला पड़ गया था। तो जहाँ मैंने घर में उनके लिए स्टोर किया था वहाँ पे मैंने अब अपनी ज़ाती बुटीक खोली हुई। पहले मेरे पास 4 लड़कियाँ सीखती थी, उन चारों की शादियाँ हो गई, अब 2 लड़कियाँ और आजकल में आ रही हैं इंशाल्लाह। अब मैं ये लॉन का कपड़ा सी के फिर मैं वो दुकान पे सप्लाई करती हूँ। बिल्कुल अब देखिए ना, ये है एक तसव्वुर के एक दूसरे की मदद से बग़ैर सूद के कर्ज़ हसन के ज़रिए से। अब जब से हुकूमत ने इस प्रोग्राम में शमूलियत का फ़ैसला किया है तो हमें उम्मीद बढ़ गई है कि पाकिस्तान के हर शहर में ये निज़ाम जा सकता है। तो कामयाब पाकिस्तान के नाम से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस काम का ऐलान किया है तो इनके चेहरे पे भी रौनक आती है कि अब हमें लाख लाख रुपया भी कर्ज़ा मिलेगा, 1.5 लाख रुपया भी कर्ज़ा मिलेगा। शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे लिए दुआ करनी है। ये खालिक पाकिस्तान और पाकिस्तान लफ्ज़ तजवीज़ करने वाले जी, जो चौधरी चौधरी अहमद अली हैं, अहमद अली उनके नाम से जी, मेमोरियल। उनकी याद में ये हस्पताल आज से कुछ 40-50 बरस पहले बना। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोग ट्रस्टीज़ रहे, तो आजकल मैं इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का चेयरमैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब। आपने पाकिस्तान में ना वो जिसे कहना चाहिए अल्लाह ताला के सूद के ख़िलाफ़ जो जंग का ऐलान किया गया, एशिया का नोबेल प्राइज़ तो बहुत छोटा है आपके लिए। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आप आईं और आपने इस कहानी को पूरी पाकिस्तान में फैला दिया। ये मवाक़ात मदीना से मोहब्बत है और ये सूद के ख़िलाफ़ जैसे आपने फरमाया एक कावश है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इस कावश को कबूल करेगा। और एक कबूलियत की सनत तो हमें यूँ नज़र आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम कामयाब पाकिस्तान के नाम से एक काम शुरू करेंगे जिसमें सूद नहीं होगा। घरों की तामीर के लिए कर्ज़े, कारोबार के लिए कर्ज़े, किसानों के लिए कर्ज़े। अल्लाह करे कि आप बारिश का वो पहला कतरा साबित हों जिससे ये निज़ाम को बदलने में और इसमें लोगों को ये जिसे कहना चाहिए ना सूद के चुंगल से निकालने में मदद मिल सके और गुर्बत की दलदल से भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।